लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर है हिस्ट्री में ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो जो वर्ड आता है नेशनलिज्म अर्थात देश प्रेम, पेट्रोटिज्म एक नैरो टर्म है, ठीक है, और नेशनलिज्म एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। अभी होता क्या है, व्हेन वी हैव लव फॉर वंस ओन कंट्री एंड रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स, इट इज सिंपली कॉल्ड एज नेशनलिज्म। अगर एक शॉर्ट में मीनिंग समझनी हो तो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ राइज ऑफ लव फॉर वंस कंट्री। इट्स अ फीलिंग ऑफ कॉमन कॉन्शियसनेस, है ना, एक भावना कि यह सब मेरा है, या जो देशवासी है, ये लोग, ये नदी, ये शहर, है ना, यह सब मेरा है और मैं इनके साथ हूं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी पे ही चैप्टर है कि नेशनलिज्म कैसे जागा। क्योंकि शुरू में क्या था, जब इंडिया गुलाम थी, वी वर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, तो हमारे देश में अलग अलग राजा रूल कर रहे होते थे। तो जो जिस राज्य में रह रहा है उसे वही राज्य या वो राजा ही उसे देश समझ में आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम काशी में रहते हैं तो काशी ही मेरा देश है, तो काशी के बाद अवध आता है तो वह पराया है। पर जब भी पूरा भारत एक साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चला गया, उन्होंने पूरे भारत को अपने कॉलोनी बना लिया, गुलाम बना लिया हमें, तो कैसे हमें हमारा दुश्मन कौन था उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, ब्रिटिश सिस्टम। तो वो दुश्मन हमें हमारे सारे भारतवासियों में एक प्रेम की भावना, आपस में सहयोग की भावना पैदा कर देता है, हमारे अंदर आपस में विश्वास पैदा कर देता है, क्योंकि हम सबका शत्रु, हम सबका दुश्मन उस समय एक था। तो अब आके देखते हैं इसमें ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। रोका तो नहीं है ना? तो सबसे पहले मीनिंग, नेशनलिज्म मीनिंग फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस, है ना, वननेस की फीलिंग आना, अपनापन की फीलिंग आना, ये सब मेरा है, ये सब देशवासी मेरे हैं, है ना। एक एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ का। कभी इंडिया का मैच चल रहा हो, पाकिस्तान से चल रहा हो, चाहे किसी दूसरे देश से मैच चल रहा हो, और हम लोग मैच देख रहे हो, कैसा महसूस होता है जब हमारा देश हार रहा होता है? कैसा लगता है तुम लोग को? मन करता है टीवी बंद कर दें, एकदम उदास हो जाते हैं हम लोग। तो क्या है ये? यही हमारा देश प्रेम है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे पता चलता है कि हम अपने देश के, है ना, लोगों के साथ, पीपल्स के साथ, है ना, वहाँ की सोसाइटी के साथ अपने आप को अपना महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं। दिस इज फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस। हमारे आसपास जितनी भी चीज है वह सब मुझे मेरी लगती है, मेरे भारत की लगती है। ये है। तब आते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं बच्चों, जरा बोर्ड पे देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला फैक्टर है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। बेटा इकोनॉमिक और एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक मतलब होता है पैसे से, आर्थिक तरीके से, एक्सप्लॉइट करना मतलब होता है हमें बर्बाद करना। तो जब अंग्रेजों ने हमें कॉलोनी बनाया, हमें गुलाम बनाया, तो हमें पैसे से धीरे धीरे करके क्या कर दिया उन्होंने, देशवासियों को कंगाल कर दिया, बर्बाद कर दिया। देश में चारों तरफ गरीबी थी, भुखमरी थी, क्योंकि कोई भी ग्रोथ उस समय नहीं थी। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके अंदर, क्यों और किस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया, आओ देखते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला है गवर्नमेंट टुक हाई टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स। उस समय देश एग्रीगेरियन इकोनॉमी था, अर्थात हमारे देश में एग्रीकल्चर, देश के ज्यादातर हिस्से पे लोगों ने खेती बाड़ी करनी थी, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, है ना, काम नहीं था, तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी। तो एग्रीकल्चर में पीजेंट से सरकार ने लगान लेना शुरू कर दिया, वो भी बहुत हाई रेट ऑफ। लगान किस रूप में लेते थे? अक्सर फूड ग्रेन्स के रूप में या कैश क्रॉप्स के रूप में ले लेते थे, है ना। तो बहुत हाई क्या करना पड़ता था पीजेंट्स को, पीजेंट मतलब फार्मर्स होता है, उनको टैक्स देना पड़ रहा था। और हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज को उन्होंने डेवलप नहीं होने दिया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो पहले बहुत मशहूर था, है ना, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज, घर में जो गृह उद्योग होता है, फैमिली मेंबर्स मिलकर छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे साड़ी बुनना, कारपेट बुनना, है ना, छोटे मोटे लकड़ियों के खिलौने बनाना, मट्टी के बर्तन बनाना, ये जितने हैंडीक्राफ्ट्स काम थे, जो भारत जिसके लिए मशहूर है पूरी दुनिया में, इसको अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। इन्होंने उसको डेवलप नहीं करने दिया। कैसे? उन्होंने मशीन मेड गुड्स मंगवाए अपने देश से, जो कि बहुत फाइन क्वालिटी के होते हैं, और उस पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल था वो हमारे देश से भेजना शुरू कर दिया। तो हमारे देश से रॉ कॉटन, रॉ सिल्क जाने लगा कहाँ? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज पे, और वहां पे उसका फिनिश गुड्स बन गया, और वही फिनिश गुड्स बन करके हमारे देश में आ गया। तो इस तरीके से उनकी इंडस्ट्रीज को दो फायदे मिल गए।
क्या फायदा मिला इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज को? हाँ, पहला फायदा ये मिला कि उनको रॉ मटेरियल चीप कॉस्ट पे मिल गया। दूसरा, उनको बना बनाया मार्केट मिल गया, बैठे बैठाए कस्टमर्स मिल गए। वो हम लोग इंडियंस थे, हम उनके मजबूर थे। अच्छा, हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट काम करते थे उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो फार्मर्स को या प्रोड्यूसर्स को मजबूर करते थे कि उनको आउटपुट दे दें अपना। अगर कॉटन उगाया है, जूट उगाया है, तो वो उनको दे दें, फोर्स करते थे उनको, लगान के रूप में ले लेते थे उनको। और पीजेंट्स भी ज्यादातर बेचारे गरीब थे, दबे हुए थे, या तो मनी लेंडर से लोन देते थे, जिससे वो और दब जाते थे। तो इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। और क्या होता, फैक्ट्री वर्कर्स थे, वो भी एक्सप्लॉइट हो रहे थे। ज्यादातर फैक्ट्रीज के कौन ओनर थे? ब्रिटिशर्स ओनर थे। ब्रिटिशर्स ने वैसे तो फैक्ट्री बनने नहीं दी, अगर कुछ फैक्ट्रियां बनी भी, कुछ इंडियन जूट मिल खुली भी, कुछ कॉटन टेक्सटाइल खुली भी, तो उसके ओनर्स ब्रिटिशर्स होते थे। वो रॉ या सेमी फिनिश गुड्स को बनाने के लिए यहाँ इस्तेमाल कर रहे होते थे, और उसका भी एडवांटेज उन लोग ही लेते थे। वर्कर्स को भी एक्सप्लॉइट करते थे, लो पेड वर्कर्स थे उनके पास। और क्या प्रॉब्लम थी? जो इंडियंस जो पढ़े लिखे थे, अर्थात एजुकेटेड थे, उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी? और बेचारे अनएजुकेटेड रह गए थे, सॉरी, वो जॉबलेस रह गए थे, है ना, क्योंकि जॉब के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए। इंडस्ट्रीज अंग्रेज खुलने दे नहीं रहे थे इंडिया में, क्योंकि अगर वो इंडिया में खुल जाएगी इंडस्ट्रीज, तो उनकी देश की इंडस्ट्रीज से कौन खरीदेगा? इसीलिए वो इंडिया में क्या कर रहे थे? इंडस्ट्रीज को चलने नहीं दे रहे थे। अब आता है सेकंड फैक्टर, आते हैं बच्चों, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। पॉइंट नंबर 2, रिप्रेसिव मतलब होता है उनकी पॉलिसीज देश को दबाने वाली थी। अगर आप किसी को क्या करें, उनके हक को छीन लें, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? रिप्रेस कर रहे हैं। तो हमारे देशवासियों का, भारत के लोगों का उन्होंने क्या कर दिया? हक मार लिया, है ना। उनकी जो जरूरतें थी वो पूरे नहीं होने दिया उन्होंने, उनके राइट्स को छीन लिया। कैसे किया? और कुछ एग्जांपल देते हैं। उस समय लॉर्ड लिटन थे, ब्रिटिश वाइसरॉय थे। मैंने लॉर्ड वर्ड नहीं लिखा है, मुझे वन ऑफ दी खराब वाइसरॉयज में से एक है ये लॉर्ड लिटन। अंग्रेजों में वन ऑफ दी वर्स्ट, मतलब मुझे लगता है, वाइसरॉयज है। लॉर्ड लिटन ने क्या किया? दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया। दिल्ली दरबार क्यों लगाया? 1875 में वो क्वीन विक्टोरिया उस समय जो थी, उसको वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि इससे पहले जो देश था वो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। 1857 के बाद ये रूल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से चला गया ब्रिटिश पावर के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। तो क्वीन विक्टोरिया को क्या कर दिया गया? देश की महारानी, भारत की महारानी घोषित कर दिया, और इसके लिए पूरे देश को सजाया गया, है ना। पूरे देश में उन्होंने खुशियां मनाई, और ये भूल गए कि उस समय देश में बहुत बड़ा फेमाइन आया हुआ था, पीजेंट्स मर रहे थे। फेमाइन क्या होता है? फेमाइन इज लाइक एन एपिडेमिक, जैसे आजकल चल रहा है ना बच्चों, इसमें चारों तरफ महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं कोरोना से, है ना, डिजीज स्प्रेड हो रही है। वैसे फेमाइन में क्या होता है? सूखा पड़ जाता है चारों तरफ, और लोग गरीबी में बिना खाए पिए भूखे प्यासे मर जा रहे हैं, स्टार्वेशन से मर जा रहे हैं। दैट इज अ फेमाइन, ठीक है। तो ये होने लगा उस समय। और क्या हुआ? लॉर्ड लिटन ने 2 कानून बनाए, एक है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन सा एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, और दूसरा बनाया इंडियन आर्म्स एक्ट। दोनों है 1878, और ये दोनों ही कानून रिप्रेसिव कानून थे। मतलब ये दोनों लॉज जो बनाए गए वो इंडियंस के हक को मारने के लिए बनाए गए। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इस प्रेस एक्ट में ये कहा गया कि कोई भी इंडियन जो प्रेस चला रहा है ना, जो न्यूज़पेपर छाप रहा है, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो ब्रिटिश की पॉलिसीज के खिलाफ लिखे, उनको क्रिटिसाइज करे। कोई भी प्रेस अगर ब्रिटिश की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है, उनके खिलाफ लिखती है, उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको बंद कर दिया जाएगा, उनकी मशीन्स को जब्त कर लिया, कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, कन्फिस्केट कर, जब्त कर लिया जाएगा। ये तो बड़ा अन्याय है हमारे साथ। इसका मतलब है हमारे पास प्रेस के राइट्स नहीं है, और ये रूल सिर्फ इंडियन वर्नाकुलर प्रेसेस पे अप्लाई होता था। जो ब्रिटिश ओन्ड प्रेसेस थी उन पे रूल अप्लाई नहीं होता था। हो गया ना, अन्याय कर दिया ना हमारे साथ, अनजस्ट हो गए। दूसरा एग्जांपल था आर्म्स एक्ट वाला। अगेन आर्म्स एक्ट भी 1878 में बनाया गया। इस एक्ट में भी अंग्रेजों ने क्या किया? सारे पावर्स की आर्म्स कौन रख सकते हैं? हथियार, गन सिर्फ कौन रख सकते हैं? यूरोपियंस रख सकते हैं। अर्थात इंडियंस, हम लोग को, यस हम लोग रख सकते हैं, पर हमको लाइसेंस देना पड़ेगा। और उनको, उनके लिए भी तो सेम नियम होना चाहिए। नहीं, उनको छूट थी, उनको छूट थी इस चीज की कि आप लाइसेंस लिए बिना भी आर्म्स रख सकते हैं। तो हो गया ना, अनजस्ट पॉलिसीज हो गई ना। एक प्रॉब्लम और आया उस दौरान, वो था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये 1883 में हुआ। अब बताते हैं क्या हुआ, ये बहुत अच्छे समझना बच्चों। सर सीपी इल्बर्ट ये ब्रिटिश लॉ मेंबर थे, काउंसिल ऑफ वाइसरॉय मेंबर थे।
वॉइसरॉय जो होता है जो देश का सर्वोच्च होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारत पे जो रूल करता है वो वॉइसरॉय रूल करता है। जैसे मैंने कहा लॉर्ड लिटन के बारे में बताया, तो वॉइसरॉय के लॉ मेंबर था सर सीपी इल्बर्ट। ये इल्बर्ट बिल में क्या था, ये चाहते थे इल्बर्ट सर कि भारत के जजेस जो इंडिया में जो उस समय जज बन रहे थे, जो इंडियन जजेस थे, उनको भी अधिकार हो कि वो यूरोपियंस की भी खिलाफ अपील सुन सके। अर्थात इंडियन जज किसके खिलाफ शिकायत सुन सकता है, अगर किसी अंग्रेज ने कोई अन्याय किया है उसके खिलाफ शिकायत सुन सकता है और उसको सजा दे सकता है। जानते हो क्या होगा, क्या अंग्रेज ऐसा लॉ पास होने देंगे? जी नहीं। यही कंट्रोवर्सी है। ब्रिटिशर्स ने ही सर इल्बर्ट का क्या किया, विरोध किया। उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया। इस बिल में अगर पास हो जाता तो इंडियन जजेस को भी पावर होता कि दे कैन हियर अपील अगेंस्ट द यूरोपियंस अर्थात ब्रिटिशर्स, और उनके खिलाफ भी फैसला दे सकते हैं। ये नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की शिकायत कौन सुन सकते हैं, यूरोपियंस की शिकायत सिर्फ यूरोपियंस जजेस ही सुन सकते हैं। तो फिर वही हो गया, हमारे साथ भेदभाव हो गया। भाई अगर हम जज बन गए हैं, इंडियन जज बन गए अपनी क्वालिफिकेशन से, है ना, तो हमें भी अधिकार होना चाहिए कि हम भी आपके खिलाफ फैसला सुना सकते हैं। पर अंग्रेजों ने बोला नहीं नहीं, आप लोग गुलाम हैं और आपको ये अधिकार नहीं दे सकते। तो इससे साबित होता है कि वो हमारे साथ क्या करते हैं, अन्याय कर रहे थे, हमारे साथ फेयर नहीं थे, बराबर का व्यवहार नहीं कर रहे थे, हमारे देश में रह रहे थे, हमारा ही अन्न खा रहे थे और हमारे साथ ही अन्याय कर रहे थे। तो दैट वाज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये बिल अल्टीमेटली एक्चुअली पास नहीं हुआ और अल्टीमेटली सर इल्बर्ट को ही क्या कर दिया गया, देश से, इस काउंसिल मेंबर्स की पद से निकाल दिया गया उनको। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट आते हैं बच्चों, यहां देखते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। एक बड़ा अच्छा हमारे देश में कुछ हुआ। कहते हैं ना कि कुछ हम सीखते हैं कुछ, अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो उस बुराई में भी कुछ अच्छाई है। तो हम लोग को अंग्रेजों ने मजबूर किया कि आप क्या करिए, वेस्टर्न एजुकेशन पढ़िए, अर्थात इंग्लिश पढ़िए, अर्थात उनके हिसाब से बुक्स का फॉर्मेट, जैसे हमारे देश में गुरुकुल चलते थे पहले, इसमें किताबों का सिस्टम नहीं था, रिटर्न सिस्टम नहीं था, है ना, ओरल ज्यादा होता था। तो उन्होंने वेस्टर्न सिस्टम को स्प्रेड किया, वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड किया, है ना, और नतीजा क्या हुआ, हम लोग भी वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में जान पाए। तो वहां पे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये प्रिंसिपल्स चलता है। तो उनके प्रिंसिपल्स का हमें भी फायदा ही मिला। हमने उनसे क्या सीखा, आजाद रहने की भावना हमारे अंदर जागी। हम जब उनके बारे में पढ़े, जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़े, तो पता चला कि कैसे फ्रेंच लोगों ने देशवासियों ने अपने ही राजा को क्या कर दिया, फांसी लटका दिया, जब उन्होंने उनके खिलाफ गलत काम किया, जब उन्होंने उनके राइट्स को छीना। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन का हमें फायदा मिला। अब हमारे देश में सोशल रिफॉर्मर्स थे उस समय, पहला बताया हम लोग जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी हमें देश को क्या किया, ये एजुकेशन का फायदा दिलाया। तो क्या क्या इफेक्ट हुआ आओ देखते हैं। इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, मैंने बताया वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से हम लोग की सोच रैशनल हो गई, हम लोग की सोच ह्यूमैनिटेरियन हो गया और साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ हो गया। हमारी सोच ब्रॉड माइंड हो गई, हम हर चीज को अब क्या करने लगे, क्वेश्चन करने लगे, रीजनिंग करने लगे, सोच समझ के इंसानियत के हिसाब से, साइंस के हिसाब से उसको फैसला लेने लगे। ऐसा ही नहीं कि किसी ने कहा और मान लिया, ये सोच हमारी अब बदल गई। तो दैट वाज द इंपॉर्टेंस। और अच्छा की जाए, सती सिस्टम बंद हो गया, चाइल्ड मैरिजेस को रोक दिया गया, डाउरी एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे देश में, पढ़ना सिस्टम खत्म हुआ और इनफेंटिसाइड को खत्म हुआ। अब वर्ड आता है इसमें बच्चों कि सती क्या होता है। सती में क्या होता है, हमारे देश में कल्चर था पहले कि अगर किसी लेडीज का, किसी वुमेन का अगर कोई हस्बैंड मर जाता है तो वो हस्बैंड की आग में, जिसमें हस्बैंड जल रहा है, उसमें उसे जिंदा जला दिया जाता था। तो बहुत ही गंदी, दर्दनाक मुझे लगता है। आप किसी मरे हुए आदमी जिसका हस्बैंड मर गया है, उसमें वाइफ को जिंदा जला रहे हैं। एक जिंदा लेडी को जला देना उसके हस्बैंड की आग में, ये कैसा बड़ा गंदा सिस्टम था। तो यस, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको क्या कर दिया, कानून बना करके इसको बंद कर दिया हमारे देश में। अब औरतों को आप जिंदा नहीं जला सकते हैं, चाहे वो खुद भी चाहती है तो भी नहीं जला सकते। बड़ा घिनौना परंपरा थी मतलब एक तरह से। तो अच्छा ही हुआ, मैंने कहा ना कि कुछ हर बुराई में भी कुछ अच्छा ही है बच्चों। देखो ब्रिटिश सिस्टम में तो सती सिस्टम हमारे देश में बंद हो गया। चाइल्ड मैरिज तो जानते ही, छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, ये भी सिस्टम अच्छा नहीं था। तो अंग्रेजों ने कानून बना के क्या कर दिया,
इसको बंद कर दिया, डाउरी सिस्टम बंद कर दिया, दहेज प्रथा खत्म कर दिया, पर्दा में रहने वाली सिस्टम जो थी उसको कम किया अंग्रेजों ने। और एक सबसे बड़ी समस्या थी हमारे देश में इन्फेंटिसाइड, छोटे बच्चों को ही मार देता था। अभी बच्चे पैदा ही हुए हैं और स्पेशली गर्ल चाइल्ड को मार देते थे। तो ये तो बहुत बुरी परंपरा है, इससे तो क्या हो जाएगा, मेल फीमेल का रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने इसको भी बंद करने में मदद की। अब कुछ रिफॉर्मर्स के नाम है मेरे पास। राजा राममोहन रॉय जी हैं। राजा राममोहन रॉय ने क्या फाउंड किया, इन्होंने एक समाज बनाया, एक सोसाइटी बनाई, इसका नाम रखा, एक संस्था बनाई, नाम था ब्रह्मो समाज। आपको पता है सबके प्रिंसिपल्स कुछ कॉमन यही हैं। अभी हम जितने भी रिफॉर्मर्स बोलेंगे, ज्यादातर रिफॉर्मर्स का यही मकसद है, सती को एबॉलिश करना, चाइल्ड मैरिजेस को रोकना, डाउरी सिस्टम, पर्दा सिस्टम, है ना, और इनफेंटिसाइड को रोकना। मतलब जो खराब हमारे देश में कुछ कल्चर्स आ गए थे या रिचुअल्स आ गए थे, उनको मिटाना ही था। तो मैंने कहा ना, कुछ फायदा ही हुआ उनको। इन्होंने क्या किया, राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज बनाया, वुमेन एजुकेशन पे इन्होंने बहुत जोर दिया, लड़कियों को पढ़ाया जाए, है ना, उनके लिए उन्होंने स्कूल्स खोले। ठीक है, फिर आते हैं, इन्होंने क्या किया, एक पेपर शुरू किया, न्यूज़पेपर शुरू किया, उसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी एक बंगाली में न्यूज़पेपर शुरू किया था उन्होंने, राजा राममोहन रॉय ने। दूसरा, उन्होंने एक पर्शियन में मतलब उर्दू में एक पेपर शुरू किया, नाम था मीरत उल अकबर। कई बार राजा राममोहन जी को भी कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रिनायंस। हमारे देश में रिफॉर्म के जन्मदाता, सुधारवादी फादर नाम है क्या, राजा राममोहन रॉय। दूसरे आते हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले खुद और उनकी वाइफ सावित्री फुले, है ना, इनका नाम बहुत आदर से इसलिए ले जाता है, ये बड़े महान सोशल रिफॉर्मर थे। ये खुद एक लो क्लास के रिफॉर्मर थे। ये खुद जो थे वो लो कास्ट को बिलोंग करते थे। तो इन्होंने जो अछूत प्रथा, है ना, जो अनटचेबिलिटी है ना, इसका बहुत विरोध किया, क्योंकि ये अनटचेबल थे। पहले इनके साथ बड़ा भेदभाव होता था समाज में, तो इन्होंने इसके खिलाफ काम किया। और सबसे बड़ा काम किया इन्होंने दोनों ने मिलकर के, ज्योतिबा फुले और इनकी वाइफ सावित्री जी फुले ने क्या किया, इन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल खोला पुणे में, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल भारत का। कहां, पुणे में उन्होंने खोला। और इन्होंने भी विडो मैरिजेस के लिए लोगों को प्रेरित किया। पहले विधवाओं की शादी नहीं होती थी, जो विडोज हो जाती थी औरतें, अक्सर उनके साथ बहुत बुरा समाज में बर्ताव होता था। तो उन्होंने इस परंपरा को चेंज किया, विडोज रिमैरिज शुरू कराई, और उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, उसका नाम रखा सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज मतलब होता है सच को सर्च करने वाला समाज। ठीक है, और क्या किया, इन्होंने एक बुक लिखी जिसपे, जो बहुत पॉपुलर बुक है, नाम है गुलामगिरी। मैंने बताया ना, ये खुद भी एक लो कास्ट को बिलोंग करते थे। तो उन्होंने जो उसका परेशानियां झेली, क्या उनके साथ समस्या आई समाज में, उसके बारे में बुक लिखी, गुलामगिरी। एक और रिफॉर्मर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्लोगन दिया हमें, क्या, स्वराज। He was the first man to give a slogan, स्वराज। और उन्होंने क्या बताया, इंडिया फॉर इंडियंस। ये उनका सबसे मेन स्लोगन है। सारे रिफॉर्मर्स का लगभग एक ही आइडिया है कि देश में जो बुरी और खराब परंपराएं हैं उसको धीरे धीरे करके देश से हटाया जाए, हम लोग वेस्ट से अच्छी चीज लें। ठीक है, तो ये फायदा मिला सोशल रिफॉर्मर्स का। अब एक नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, रोल ऑफ प्रेस। अर्थात जो प्रेस था, अर्थात जो न्यूज़पेपर छपते थे उस जमाने में भी, याद रखना बच्चों, न्यूज़पेपर छपते थे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर, द हिंदू, ये सब बच्चे बहुत पुराने पेपर हैं। बंगाल गजेट एक बहुत ही पुराना पेपर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेपर है। तो पेपर आज भी चल रहे हैं वो न्यूज़पेपर। तो इस पेपर का क्या फायदा मिला, सबसे बड़ा फायदा मिला मैसेज ऑफ पेट्रियटिज्म, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम। ये पेपर्स में क्या होता था, देश प्रेम की भावना, है ना, आजादी की भावना, है ना, रिफॉर्म मूवमेंट्स की जानकारी लोगों को मिलने लगी। तो लोगों के अंदर देश के बारे में जानकारी मिलती रही। और क्या मिला, अगर अंग्रेजों ने कोई अनजस्ट किया हमारे साथ, तो क्रिटिसिज्म ऑफ अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अंग्रेजों ने कहीं किसी पे अत्याचार किया, किसी फार्मर को मारा पीटा, जेल किया, तो पेपर में आ गया। हम भारतवासियों को पता चला कि अरे हमारे किसानों को, हमारे देशवासियों के साथ यहाँ गुजरात में अन्याय हो रहा है, यहाँ यूपी में अवध में अन्याय हो रहा है। तो इससे देश प्रेम और बढ़ा। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की अनजस्ट पॉलिसीज को क्या किया, क्रिटिसाइज किया, उसका विरोध में लिखा। और क्या किया उन्होंने, एक्सचेंज ऑफ व्यूज करने का एक बहुत अच्छा जरिया बन गया। पेपर्स में लोगों के विचार छपते, बड़े बड़े लेखकों की जानकारी छपती, भारत के दूसरे लोग क्या सोचते हैं, दूसरे स्टेट्स के लोग क्या सोचते हैं, उनके व्यूज छपे। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन लगी, व्यूज लगी। और सबसे बड़ा पॉइंट, अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड टू इंडियंस। विश्व में क्या चल रहा है ना, फ्रांस में क्या हो रहा है, इंग्लैंड के देश में खुद में क्या हो रहा है, तो
उनकी जानकारी हमें प्रेस से मिलने लगी और हम भी क्या करने लगे, अपने आप को दुनिया के हिसाब से अपडेट करने लगे। तो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ द नेशनलिज्म।